नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ। जो खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो खबरें हैं एकदम 16 आने सच। आगरा में जर्जर हो चुकी पानी की टंकी को प्रशासन ने गिराया तो उस इलाके में पानी की किल्लत हो गई है। आगरा में जर्जर हो चुकी पानी की टंकी को प्रशासन ने गिरा दिया। महज 5 सेकंड में ही पानी की टंकी मलबे में तब्दील हो गई। तस्वीरें कालिंदी बिहार की हैं। पानी की टंकी गिरने के बाद अब इलाके में पेयजल का संकट बढ़ गया है। सैकड़ों घरों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। सुपौल में गणतंत्र दिवस के मौके पर एक सरकारी विद्यालय के शिक्षक मंसूर आलम ने आपत्तिजनक नारे लगाए। की काल करे मास्टर की नाम से मास्टर के मंसूर आलम। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया। नैनीताल के मां नैना देवी मंदिर में गैर हिंदुओं के परिसर में घूमने पर विवाद हो गया। स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली। लोगों का कहना है कि मां नैना देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, लिहाजा यहां गैर हिंदू बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कोई नियम इस पर कोई है ही नहीं। मतलब हमने आज तक कभी ये इस नियम की जरूरत नहीं पड़ी। अब इस मामले में मंदिर समिति के अध्यक्ष ने कहा है कि गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर कोई आधिकारिक नियम नहीं है। अगर कोई नियम बनता है तो एंट्री बैन की जाएगी। मध्य प्रदेश के रतलाम में प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों को सामाजिक बहिष्कार का फरमान जारी किया गया है। परिवार का हुक्का पानी बंद करने, सामाजिक कार्यक्रमों से दूर रखने और उनसे किसी भी तरह का संबंध न रखने की चेतावनी दी गई है। जो भी बालक बालिका भागकर शादी करने उसके परिवार पर निम्न बिंदु पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। फरीदाबाद में बदमाशों ने एक स्टोर संचालक के साथ बेरहमी से मारपीट की। मारपीट की घटना दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ युवक दुकान के अंदर घुसकर स्टोर संचालक के साथ हाथापाई और मारपीट कर रहे हैं। बदमाशों की पिटाई से स्टोर संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। कानपुर के शिवली कोतवाल प्रवीण सिंह का सांसद देवेंद्र सिंह भोले के पैर छूते वीडियो वायरल हो रहा है। ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर ने सांसद देवेंद्र सिंह भोले के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। सांसद देवेंद्र सिंह एक स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां शिवली कोतवाल ने उन्हें प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। अजमेर के एक सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल मनोज बहरवाल ने पाकिस्तान को भारत का बड़ा भाई बता दिया। मनोज बहरवाल ने कहा कि 14 अगस्त 1947 को भारत के राजनीतिक और विश्व पटल पर एक देश का नाम आया, वो पाकिस्तान था। 15 अगस्त 1947 को सुबह करीब 10:30 बजे भारत का उदय हुआ। पाकिस्तान हमसे 12 घंटे बड़ा है, इसीलिए पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है। पाकिस्तान हमसे 12 घंटे बड़ा है, बड़ा भाई है हमारा। मनोज बहरवाल ने यहाँ तक कह दिया कि जब आजादी मिली तब देश में 3 ही नेता थे, गांधी, जिन्ना और अंबेडकर। उत्तर प्रदेश की सियासत में आखिरकार चल क्या रहा है? अफसर इस्तीफे पर इस्तीफे दे रहे हैं, जिससे माहौल इस वक्त ऐसा हो गया है जिसको हम ये कहें कि ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय माहौल इस वक्त बना हुआ है। कई सियासी पंडित हैं वो ये भी कह रहे हैं कि 2027 का जो चुनाव है उससे पहले जो माहौल है वो अगड़ा वर्सेस पिछड़ा बनाया जा रहा है। दरअसल शंकराचार्य और यूजीसी के जो नए नियमों का विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। यूपी में 2 दिन में 2 अफसरों के इस्तीफे हो चुके हैं। पहले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया और अब प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी के समर्थन में अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य की सीएम पर जो टिप्पणी की गई थी वो उन्हें बहुत बुरी लगी। वो 3 दिन से मानसिक तौर पर बहुत आहस महसूस कर रहे थे। जनता के चुने गए प्रतिनिधि और प्रदेश के मुखिया का अपमान वो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, अपना पद छोड़ रहे हैं। इससे पहले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भी यूजीसी नियमों और मुख्यमंत्री योगी द्वारा शंकराचार्य के अपमान का विरोध करते हुए 26 जनवरी को इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बाद में उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। अब एक और सरकारी अफसर ने इस्तीफा दे दिया और आप तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आज की तस्वीर है जिसमें जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर हैं और देखिए रो भी रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो अपने इस्तीफे की बात कह रहे थे और आंखों में आंसू लिए रोते हुए
उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में इस्तीफा दे रहा हूं। और दूसरी तस्वीर जो है वो आपको बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट की दिख रही है। अलंकार अग्निहोत्री जिन्होंने कल इस्तीफा दिया था, उन्होंने कहा था कि जो शंकराचार्य का अपमान हो रहा है और यूजीसी के नए नियम जिस तरीके से सवर्णों को छोड़कर बाकी सबको शील्ड दे रहे हैं, इसके खिलाफ मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। उनको बाद में निलंबित भी कर दिया गया। तो 2 दिन में 2 अफसरों के इस्तीफे हुए और खास बात यह है कि उन दोनों अफसरों की जाति, जिन्होंने कल इस्तीफा दिया अग्निहोत्री वो सवर्ण है और आज जिन्होंने इस्तीफा दिया वो राजपूत हैं। कल वाले ब्राह्मण थे, आज के राजपूत हैं। तो ब्राह्मण वर्सेस राजपूत वाला एंगल पूरा यूपी की सियासत में इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है और जिस तरीके से 2 दिनों में 2 इस्तीफे हुए हैं वो अब ये लग रहा है उसको देखते हुए सरकार के समर्थन में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में, माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में, माननीय अमित शाह जी के समर्थन में और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उनके विरोध में मैंने इस्तीफा दिया है। क्या वजह यह है कि विगत 2 दिनों से मैं बहुत मर्माहत था। उनके अनर्गल प्रलाप को, उनका जो अनर्गल प्रलाप था हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। और चूंकि मैं उत्तर प्रदेश कर्मचारी नियमावली में बंधा हुआ एक व्यक्ति हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए वेतन से मेरा परिवार चलता है, तो मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि मैं केवल उसकी रोटी खाऊं और चैन की बंसी बजाऊं। मेरे अंदर भी एक दिल है, मैं यंत्र नहीं हूं, मैं रोबोट नहीं हूं। और मुझे लगा कि मेरे राज्य का, मेरे माननीय मुख्यमंत्री का, मेरे माननीय प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है, तो मैंने ये कठोर निर्णय लिया। अब जो सियासी पंडित हैं, यानी कि राजनीति की जो समझ रखने वाले हैं और यूपी की राजनीति में जो घुसे हुए लोग हैं, वो इसको सियासत से जोड़कर देख रहे हैं। 2027 का जो चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, उस चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। वो इसलिए जोड़कर देख रहे हैं क्योंकि कल देने वाला इस्तीफा, जो जिस शख्स ने इस्तीफा दिया था वो ब्राह्मण था और आज इस्तीफा देने वाला शख्स राजपूत है और ब्राह्मण को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। तो ब्राह्मणों की वोटिंग संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, जरा उसके आंकड़े पहले मैं आपके सामने रखता हूं, फिर ये जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर मैं बातचीत करूंगा। लेकिन पहले देखिए कि 2 अफसरों ने जो 2 दिन में इस्तीफे दिए उन्होंने क्या क्या कहा था। अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के समर्थन में इस्तीफा दे रहा हूं, मोदी योगी की नीतियां ब्राह्मण विरोधी हैं। प्रशांत सिंह कहते हैं मोदी योगी का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। फिर उसके बाद अलंकार अग्निहोत्री कहते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद और बटुक ब्राह्मणों से मारपीट हुई, मुझे बुरा लगा। प्रशांत सिंह ने कहा कि शंकराचार्य की सीएम पर की गई औरंगजेब वाली टिप्पणी से मैं आहत हूं और इसीलिए मैं रिजाइन कर रहा हूं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ये संवाद और आगे चला, ये बातचीत और आगे चली। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि मुझे छुट्टी लेकर आराम करने को कहा गया, लेकिन जो मेरा फैसला है वो अटल है, यानी कि मैंने रिजाइन किया है, मैं अपनी उस बात पे अटल हूं। जिस पर प्रशांत सिंह ने कहा कि जिस प्रदेश का नमक खाता हूं उसके खिलाफ कभी भी एक शब्द मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये अपनी अपनी दलीलें हैं दोनों की अपने अपने इस्तीफों को लेकर, चाहे वो प्रशांत सिंह हो चाहे वो अलंकार अग्निहोत्री हो। अलंकार अग्निहोत्री ने अपनी बात आगे और रखी। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के तौर पर वो अब तक काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अगर मैं बात करूं प्रशांत सिंह की, तो अयोध्या में उनकी तैनाती है और जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर के तौर पर वो अयोध्या में अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो 2 दिन में इन 2 अफसरों के इस्तीफे होते हैं। ये देखिए इस्तीफा उन्होंने बाद में इस तरह का जो येलो एक चार्ट है वो भी लेकर वो सामने आए, जिसमें उन्होंने कहा कि यूजीसी रोलबैक, काला कानून वापस लो, शंकराचार्य और संतों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसी से पता चला कि भाई उन्होंने शंकराचार्य के समर्थन में इस्तीफा दिया, इन्होंने शंकराचार्य के विरोध में अपना इस्तीफा दिया। तो शंकराचार्य वाला जो एपिसोड चल रहा था, मतलब अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या नहीं, इस बात को लेकर जो एक टसल इस वक्त छिड़ी हुई है, उसको लेकर इन दोनों के अपने अपने व्यूज थे। एक ने सरकार के समर्थन में, एक ने सरकार के खिलाफ जाकर अपना इस्तीफा भेज दिया है शासन को। अलंकार अग्निहोत्री आज धरने पर बैठे रहे, काफी देर तक वो धरने पर बैठे रहे। इस दौरान उनसे जब हमने बातचीत की तो देखिए क्या कहते नजर आए।
सामान यहाँ से जा चुका है और आधा सामान यहाँ से सर गया है। और जो है अभी सर वहाँ बताइए सर आगे क्या। अभी जिलाधिकारी महोदय से फिर से वार्ता करने जा रहे हैं जी। अभी 3 बज गया, तो उन्हें 3 बजे का टाइम था, उसके बाद देख लेते हैं सर आगे। ये सामान कानपुर गया है, सामान सब चला गया या रह रहा है अभी? नहीं, अभी कुछ सामान है, सामान गया। ठीक। तो कुल मिलाकर जैसा मैं कह रहा था कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो ब्राह्मण वर्सेस राजपूत हो गई है, और खासतौर पर तब जब इन दोनों अधिकारियों ने अपने अपने इस्तीफे सौंप दिए, जिनमें से एक ब्राह्मण है और दूसरा राजपूत है। आज जिस शख्स ने इस्तीफा दिया, प्रशांत सिंह, वो राजपूत समाज से आते हैं, और कल इससे पहले जब इस्तीफा दिया था अलंकार अग्निहोत्री ने, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। और ब्राह्मण जो वोट बैंक है, जो ब्राह्मण वोटर है, उसको यूपी में ऐसा माना जाता है कि बड़ा कोर वोटर है बीजेपी का। किसको कितना वोट है और कितना वोट शेयर है ब्राह्मण समाज का, वो डिटेल में आपको दिखा रहा हूं। यूपी में ब्राह्मण वोटों का आंकड़ा ये कहता है कि करीब 10% ब्राह्मणों के वोट हैं, और 60 सीटों पर ये निर्णायक है। निर्णायक का मतलब कि ये 60 सीटों पर हार जीत का फैसला करते हैं, तय करते हैं। मध्य यूपी यानी कि सेंट्रल उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में ये ब्राह्मण वोट काफी अहम माना जाता है। कई जिलों में ब्राह्मण मतदाता 20% भी हैं, यानी कि वहां पर जो इनकी इंपॉर्टेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। ये ब्राह्मण वोटों का एक छोटा सा जो आंकड़ा है, जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर को साफ करता है कि कितना वर्चस्व है ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश की सियासत में, वो बता रहा है। अब पार्टी वाइज में इसको थोड़ा सा एनालाइज करता हूं। बीजेपी या एनडीए करीब 84% जो ब्राह्मण वोटर है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, यूपी में बीजेपी का कोर वोटर, इसीलिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, क्योंकि बीजेपी और एनडीए को 84% ब्राह्मणों के वोट करते हैं। ये एक आंकड़ा है जो कि निकलकर सामने आ रहा है। इसके अलावा मैं इंडिया अलायंस या कांग्रेस की बात करूं तो करीब 3% लोग हैं, 3% ब्राह्मण हैं जो एनडीए, इंडिया या कांग्रेस को वोट करते हैं। इसके अलावा बीएसपी की बात करूं तो 2% वोट शेयर है ब्राह्मणों का बीएसपी को जो जाता है, और बाकी पार्टियों के हिस्से में 11% आता है, जिसमें कई जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या छोटे छोटे दल जो हैं जो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन ये आंकड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 84%, 84% जो वोटर है वो बीजेपी और एनडीए का है ब्राह्मण वोट, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि 2027 की सियासत में ये जो इस्तीफे हो रहे हैं, ये शंकराचार्य वाला मैटर जो हो रहा है, ये यूजीसी वाला मैटर जो हो रहा है, ये 2027 के चुनाव को प्रभावित कर सकता है। तो यूजीसी द्वारा प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशंस 2026 के एक प्रावधान पर विवाद इस वक्त खड़ा हो चुका है। देश के कई राज्यों में इसे लेकर जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दिल्ली में सवर्ण समाज के लोग यूजीसी ऑफिस के बाहर पहुंचे, वहां घेराव करने लगे। वहीं यूपी के रायबरेली में लोगों ने नेताओं को चूड़ियां भेजने की भी तैयारी कर ली है। इस नियम को लेकर, यूजीसी के इस नए लॉ को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं। एक जनहित याचिका यानी कि PIL इसमें दायर की गई है, बल्कि 2 अब याचिकाएं लगा दी गई हैं। यूजीसी के नए नियम के नियम 3C को मनमाना, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए इस नियम को रद्द करने की मांग इस याचिका के जरिए की गई है। संसद के बजट सत्र से पहले विपक्ष इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। इस बीच सरकारी सूत्रों के मुताबिक यूजीसी नियमों को लेकर एक इल्यूजन फैलाया जा रहा है। इस तरह की बात सरकार की तरफ से आ रही है, जिस पर सरकार जल्द ही जो अपनी सिचुएशन है, स्थिति है, उसको स्पष्ट कर सकती है। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता का आरोप यह है कि यह प्रावधान उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नाम पर कुछ वर्गों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है, और इससे कुछ समूहों को शिक्षा से बाहर किया जा सकता है। इसी बात को लेकर ये प्रोटेस्ट हो भी रहा है। देखिए, दिल्ली, बरेली और लखनऊ की जो तस्वीर है, वो ये तस्वीर बताती है कि कितना व्यापक और बड़े पैमाने पर यूजीसी के इस नए नियम का विरोध हो रहा है। यूजीसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में यूजीसी ऑफिस के बाहर धरने पर जो है वो स्वर्ण संगठन के लोग बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं, उनसे बात करते हैं। भैया, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में विरोध के सुर देखने के लिए मिल रहे हैं। कानून वापस चाहते हैं या संशोधन चाहते हैं? सबसे पहली बात हमारी सबसे पहली मांग ये है कि हमारे लोगों को वहाँ से छोड़ो, यहाँ आने दो। कितनी संख्या में आप लोग आए थे? 10 बसें तो वहाँ बॉर्डर पर रोक रखी हैं, 4 गाड़ियाँ इनकी रोक रखी हैं राजस्थान से, 3 गाड़ियां जो है बसें कड़ी सेना की रोक रखी हैं। इन सभी को छोड़ो भैया, और जो बाहर लोग खड़े हैं उनको भी छोड़ो, आने दो। कितना लेयर ऑफ प्रोटेक्शन लगाओगे, कब तक लगाओगे, क्या करोगे?
बारिश हो रही है, मौसम खराब है, कब तक आप लोग धरने पे बैठेंगे? मैं बता रहा हूँ, बारिश हो, पत्थर गिरे, ये पुलिस वाले लाठी बरसाएं, हमें जेल में ठूस दें, हमें फांसी पे लटका दें, हम लड़ते रहेंगे। पक्ष के लोग कह रहे हैं कि राम को लाने वाले अगर यूजीसी लेकर आए हैं तो स्वर्ण समाज को विरोध क्यों हो रहा है? इतना विरोध में क्यों है स्वर्ण समाज? देखिए, विरोध इसीलिए है क्योंकि हम हमेशा से राष्ट्रवादी लोग रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इस देश में गृह युद्ध हो जाए, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। गृह युद्ध से देश को बचाने के लिए विरोध कर रहे हैं। ये जातीय भेदभाव बढ़ेगा और देश में गृह युद्ध। मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है भारत की, कुछ भी व्यवस्था। भोपाल एम्स की लिफ्ट में महिला कर्मचारी का मंगलसूत्र छीन लिया गया। भोपाल एम्स की लिफ्ट के अंदर महिला कर्मचारी से चैन स्नैचिंग की वारदात हुई। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे गेट खुलते ही शख्स महिला का मंगलसूत्र खींचकर सीढ़ियों की ओर भाग जाता है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सोमवार को सामने आया। पीड़िता भोपाल एम्स के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में अटेंडेंट है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में घूमने आए एक यूरोपियन कपल की बाइक खराब हो गई तो सड़क किनारे दुकान लगाने वाले एक मैकेनिक ने उसे ठीक कर दिया। मैकेनिक के इस काम से यूरोपियन कपल बहुत इम्प्रेस हुआ और उसके काम की तारीफ करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। He did all of this on the side of the road. It was just mind blowing. झारखंड के धनबाद के झरिया में एक महिला सफाई कर्मी मंजू देवी से एक दुकानदार मारपीट करता नजर आया। दुकानदार ने महिला को गाली दी और उनका झाड़ू छीन लिया। मंजू देवी के अनुसार दुकानदार ने उनकी साड़ी पकड़कर खींची और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि दुकानदार ने झाड़ू से उनके कान, हाथ और सिर पर वार किया, जिससे उन्हें चोटें आई। इसके बाद परिजन और पड़ोसी महिला को लेकर झरिया थाना पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपी दुकानदार के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता और उनके साथ आए लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। झांसी के एक मेले में घूमने आए युवकों ने दुकानदार को बेल्ट से बुरी तरह से पीटा, उसे जमीन पर गिराकर लात घूंसे भी बरसाए। मेले में हुई मारपीट से अफरा तफरी मच गई। पूरे वाकये का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ऋषिकेश के नीम बीच के पास गंगा में डूब रहे एक पर्यटक की जान राफ्टिंग राइड्स की सूझबूझ से बच गई। पर्यटक अचानक तेज बहाव में फंसकर डूबने लगा, जिसे देखकर राफ्टिंग बोट में मौजूद गाइड ने तुरंत रस्सी फेंककर उसका रेस्क्यू किया। रस्सी की मदद से पानी से बाहर निकालने के बाद दूसरे राफ्टिंग गाइड ने मौके पर ही सीपीआर देकर पर्यटक को प्राथमिक उपचार दिया। इस घटना के दौरान सही समय पर की गई सीपीआर की वजह से पर्यटक की सांस वापस चली आई और उसकी जान बच गई। गनीमत ये रही दोनों गाइड्स की मेहनत काम लाई और शख्स को होश आ गया। और अब मैं एक पिटबुल डॉग की रुला देने वाली कहानी आपको दिखाता हूँ। कैसे चंबा के भरमौर में 4 दिन तक भूखा प्यासा ये कुत्ता अपने मालिक की डेड बॉडी की रखवाली करता रहा। पिटबुल कुत्ते गुस्सैल होते हैं, लेकिन चंबा में भारी बर्फबारी के बीच एक पिटबुल कुत्ता अपने मालिक की मौत के बाद 4 दिनों तक उसके शव के पास डटा रहा और आखिरी सांस तक उसकी रखवाली करता रहा। देखिए कैसे चंबा के भरमौर में 4 दिन तक भूखा प्यासा ये कुत्ता अपने मालिक की डेड बॉडी की रखवाली कर रहा है। शुरू कुत्ते ना आगे वाला पूछ वाला यार तनी क्या करूँ काम हेर वाला हमारा बच्चा नहीं हाँ बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत दुखद है ये। इसे देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। बेजुबान जानवर रेस्क्यू टीम के आने तक अपने मालिक के शव की रखवाली करता रहा। टीम के आने के बाद भी कुत्ते ने उन्हें पीयूष के शव के पास नहीं आने दिया। बड़ी मुश्किल से शव का रेस्क्यू किया गया। दरअसल 23 जनवरी की सुबह 2 भाई विकसित राणा और पीयूष कुमार घर से ट्रैकिंग के लिए निकले थे। दोनों भाइयों ने पहले यहां भरमाणी माता मंदिर के दर्शन किए,
इसके बाद पहाड़ियों के सुंदर नजारे की वीडियो बनाने लगे। इसी दौरान मौसम खराब हो गया और भारी बर्फबारी शुरू हो गई। इसके बाद दोनों का संपर्क अपने परिजनों से टूट गया और वो लापता हो गए। विकसित राणा और पीयूष को ढूंढने के लिए स्थानीय पुलिस, ग्रामीणों और पर्वतारोहियों की टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। बर्फ से ढकी पहाड़ियों में दोनों की तलाश के लिए ड्रोन का सहारा भी लिया गया। इसके बाद सेना के 2 हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली गई। इस दौरान खराब मौसम के कारण ऑपरेशन में काफी मुश्किलें आईं। आखिरकार भरमाणी माता की पहाड़ियों में दोनों भाइयों के शव बरामद किए गए। दोनों जो युवक हैं अनफॉर्चुनेटली दोनों ही इस समय पे जीवित नहीं है, तो उनके जो मॉर्टल रिमेन्स है वो आइडेंटिफाई भी हो गए और उनको रिकवर करके नीचे भरमौर हेलीपैड तक भी लाया जा चुका है। अब इस मार्मिक कहानी ने कई लोगों की आंखों में आंसू ला दिए हैं। ये वही वफादारी है जिसकी कहानियां भारत में महाभारत से लेकर गांव की चौपाल तक सुनाई जाती रही हैं, जहां कुत्ता सिर्फ पालतू नहीं, परिवार का सदस्य होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त तनाव अपने चरम पर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। अमेरिका ईरान के बीच तनाव इस वक्त चरम पर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में ईरान के बेहद करीब पहुंच गया है। हमले की आशंका के बीच खबर है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन अचानक गायब हो गया है। बताया गया कि अचानक गायब होना एक रणनीति है। रडार और ट्रैकिंग सिस्टम बंद करना एमिशन कंट्रोल रणनीति का हिस्सा है। दरअसल अमेरिका हर सैटेलाइट से छिप नहीं सकता, लेकिन ट्रांसपॉन्डर बंद होने से ईरान की निगरानी काफी मुश्किल हो गई है। ईरान अपने कमर्शियल सैटेलाइट डेटा से अरब सागर में अमेरिकी जहाजों पर नजर रख रहा है, ताकि ईरान अपनी लंबी दूरी के कैरियर किलर मिसाइलों से उन्हें निशाना बना सके। हालांकि यूएसएस अब्राहम लिंकन अकेला नहीं चलता, उसके साथ पूरा बेड़ा है। इसमें कई विध्वंसक युद्धपोत होते हैं जो मिलकर एक स्टील शील्ड बनाते हैं। पूरा स्ट्राइक ग्रुप भी इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस में चला जाता है। ऐसे में दुश्मन की नावों और पनडुब्बियों के लिए हमला करना मुश्किल हो जाता है। इजराइल की सेना ने कहा कि गाजा में अंतिम बंधक का शव भी उसने बरामद कर लिया है। रान गिबली का शव गाजा के कब्रिस्तान से मिला। इस पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मैंने वादा किया था कि हम सभी को घर वापस लाएंगे और हम सभी को घर वापस ले आए हैं। गाजा युद्ध विराम के पहले चरण का एक अहम हिस्सा सभी बचे बंधकों, चाहे वो जीवित हो या मृत, की वापसी रही है। अब दूसरे चरण की शुरुआत हो सकती है। ट्रंप ने भी ट्वीट कर सभी बंधकों को रिहा करने और आखिरी व्यक्ति का शव मिलने पर बधाई दी। Today, a painful chapter comes to an end. For the first time in over a decade, there are no Israeli hostages held in Gaza. For 843 days, our people were taken from us. No one is left behind. We do not abandon our soldiers or our civilians, not in life and not in death. दक्षिण लेबनान में हुए एक इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के लिए काम करने वाले एक पत्रकार अली नूर अल दीन की मौत हो गई। इस हमले के बाद आईडीएफ ने सख्त चेतावनी दी कि वो इजराइल के खतरों को खत्म करने के लिए जरूरी कार्रवाई जारी रखेगा। We will remember who our enemy is, and we will remember who we are. We choose life. We defend life. Ghan is coming home, and the state of Israel looks forward together. इधर हिजबुल्लाह ने पलटवार किया कि इजराइल ने बड़ी गलती कर दी, इसका जवाब मिलेगा। हिजबुल्लाह ने कहा कि अली नूर अल दीन अल मनार टेलीविजन स्टेशन के साथ काम करते थे, उनका हिजबुल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं था। अमेरिका में आए बर्फीले तूफान में बैंगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान प्राइवेट जेट क्रैश हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में रविवार से जारी बर्फीले तूफान ने देश भर में हालात बिगाड़ दिए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 राज्यों और राजधानी वॉशिंगटन डीसी में इमरजेंसी घोषित कर रखी है। तूफान से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां 20 इंच तक बर्फ गिरी, 7 लाख घरों में बिजली गुल हो गई, 8000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। हालात ये है कि न्यूयॉर्क शहर के भारतीय मूल के मेयर जोहरान ममदानी बर्फ हटाते हुए निवासियों की फंसी हुई कारों को निकालने में मदद करते दिखे। बिहार में नीतीश कुमार की सुशासन सरकार में क्या बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले दिनों पटना में हुए नीट छात्रा हत्याकांड का मामला लगातार सुर्खियों में है। इसी बीच गोपालगंज में एक मासूम के साथ हैवानियत और मोतिहारी में बीए की छात्रा पर एसिड अटैक ने बिहार में बेटियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए।
तो सवाल यह है कि बिहार में आखिरकार बेटियों के साथ ये हो क्या रहा है। सुशासन का दावा नीतीश कुमार की सरकार करती है, लेकिन जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं, क्या यही सुशासन है जिसका दावा नीतीश कुमार करते हैं? ये 3 घटनाएं, गोपालगंज, मोतिहारी और पटना की घटनाएं। देखिए, सबसे पहले ये जो पटना वाली घटना थी, ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही। नीट छात्रा से रेप, हत्या, उसके अंडरगारमेंट्स पर स्पर्म मिलते हैं, शरीर पर 12 से 16 चोटों के निशान पाए जाते हैं, और ये FSL रिपोर्ट कहती है। फिर उसके बाद भी इस तरह के अपराध थम नहीं रहे हैं। अब मोतिहारी में ऐसा वारदात सामने आई जहां पर BA की छात्रा पर एसिड अटैक किया गया, जिसमें उसका चेहरा गंभीर रूप से झुलस गया। तीसरी वारदात गोपालगंज में सामने आई, और यकीन करेंगे यहां पर सिर्फ 2 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया है, और उस बच्ची की हालत नाजुक है। ये जो 3 तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये 3 खबरें जो आपके सामने रख रहा हूं, पटना, मोतिहारी और गोपालगंज की, क्या इन घटनाओं को देखने के बाद भी आप कहेंगे कि बिहार में जिस सुशासन का दावा नीतीश कुमार और उनकी सरकार कर रही है, वो सुशासन है बिहार में? अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए पाकिस्तान में वकील ईमान जैनब मजारी और उनके पति हादी अली चट्टा को 17 साल जेल की सजा सुनाई गई है। ईमान और उनके पति को पाकिस्तान सरकार की आलोचना करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जेल भेज दिया गया है। ईमान मजारी 32 साल की मानवाधिकार वकील हैं, उनको 17 साल की जेल भेजी गई। वो दोनों, उनकी तस्वीरें भी मैंने लगाई हैं। बलूच लोगों के जबरन गायब होने से जुड़े मामलों को ये लोग उठाते रहे हैं। बलूच कार्यकर्ता महरंग बलोच का भी इन्होंने बचाव किया, और आपको पता है कि महरंग बलोच तो पाकिस्तान सरकार की सबसे बड़ी दुश्मन है। महरंग को गायब किया हुआ है पाकिस्तान सरकार ने, और आप देखिए कि अब फिलहाल इनको 17 साल कैद की सजा सुनाई गई है। क्यों सुनाई गई है? ईमान और हादी को इस्लामाबाद पुलिस ने PECA, पेशा जो कानून है, उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद इनको कोर्ट में पेश किया गया, जहां 17 साल की इनको सजा सुनाई गई है। ईमान ने सोशल मीडिया पर BLA, TTP, पश्तून और तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जैसे जो बैंड गुट हैं, उनकी तारीफ की थी, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने इन पर यह सख्त एक्शन लिया है। ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं, ये मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और ऐसे BLA वगैरह के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। ईमान ने पाकिस्तान को एक आतंकवादी राज्य के तौर पर लिखा था, और जाहिर सी बात है, अगर आप चोर को चोर कहोगे वो उसको पसंद तो आएगा नहीं, तो इसीलिए वो पसंद नहीं आया और इनके खिलाफ ये सख्त एक्शन पाकिस्तान की सरकार ने लिया है। ईमान के समर्थन में पाकिस्तान के कई शहरों में प्रोटेस्ट हुए हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो इनके समर्थन में हैं और कह रहे हैं कि इनके खिलाफ जो एक्शन हुआ है ये गलत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकीलों और मानवाधिकार संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। क्यों? क्योंकि इनको इस तरह की जो सजा सुनाई गई है उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ईमान मजारी की मां डॉक्टर शिरीन इमरान खान सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, यानी कि इनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। इमरान खान जो कि इस वक्त खुद जेल में हैं, ईमान की मां उनकी सरकार में मिनिस्टर रह चुकी हैं, मंत्री रह चुकी हैं। ईमान जैनब मजारी और उनके पति हाद जो चट्टा हैं, इन दोनों को ये सज़ा सुनाई गई है। 17 साल की सज़ा इन दोनों को दी गई है, क्योंकि ये BLA के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। और अब बात करेंगे, बल्कि बात क्या, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, और उन तस्वीरों को देखकर आपके मुंह से सिर्फ एक ही चीज़ निकलेगी कि दिल्ली में नर्क आ कहाँ से गया। गंदगी से लबालब किराड़ी में न्यूज़ इंडिया की टीम पहुंची, और हमारी टीम ने, हमारे संवाददाता ने जो वहां की सच्चाई कैद की है, उस सच्चाई को देखकर आप सिर्फ यही कहेंगे कि दिल्ली में मैं इस नर्क में कैसे पहुंचा। देखिए ये तस्वीरें, आप देखिए, इन तस्वीरों को देखेंगे तो यकीन नहीं करेंगे कि ये उसी दिल्ली की तस्वीर है जिसमें एक तरफ तो चमचमाता हुआ लुटियन जोन है, और क्या उसकी दूसरी तस्वीर, सिक्के का दूसरा पहलू इतना स्याह, इतना गंदा भी हो सकता है कि जिसमें रहने वाले सिर्फ यही कह रहे होंगे कि हे CM हमको इस नर्क से निकाल लीजिए। देखिए खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली, जहां राष्ट्रपति भवन है, जहां PM आवास है, जहां संसद है, जहां से देश भर में दिशा और नीतियां तय होती है, लेकिन इसी राजधानी दिल्ली में एक ऐसी भी जगह है, एक ऐसा भी इलाका है जहां पर लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। और मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। यहां से हम आपको जमीनी हकीकत दिखाने वाली हूं और आपको रूबरू करवाने वाली हूं यहां के लोगों की मूलभूत समस्याओं से, कि लोग किस कदर परेशान हैं। लोगों के घरों में जल भराव है और इसको देखने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। लोग परेशान हैं। ये पानी कब आया, कैसे आया, ये भी हम जानेंगे और आपको भी बताएंगे और आपको दिखाएंगे
कि चुनाव से पहले तमाम वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है, क्योंकि इसको सुनने वाला कोई नहीं है। आज हम बातचीत करेंगे, यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं जिनके घरों में पानी भर गया है और ये किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। इनसे जानते हैं कि हालांकि ये अब फिलहाल जो इनकी जिंदगी चल रही है, रोजमर्रा की जिंदगी है, ये अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रिंकी चौहान। ये आपका घर है? मैं देख रही हूँ हर जगह पानी नजर आ रहा है, इलाके में पानी भरा हुआ है, घर में पानी भरा हुआ है, कैसे आप लोग रह रहे हैं, कैसे अपना जीवन यापन रह रहे हैं? नरक कनौरी में रह रहे हैं, नरक बन गया, हमें सबकी जिंदगी भी नरक बन गई है। हम कैसे रह रहे हैं, पैर सड़ जाते हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको गोदी उठा के हम लेके जाते हैं स्कूल। और क्या कहते हैं, जो भी कोई आता है ये कहता है कि हम ये समाधान करेंगे। आज हो गया 8 महीने से हम इसे नरक पानी में जी रहे हैं, मर रहे हैं, सब चीज़ सड़ रहा, सब चीज़ गल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आधे से ज़्यादा यहाँ परिवार पलायन कर चुके हैं। ये एक हमारी मौसी जी थी, ये पंजाब चली गई यहाँ से मकान खाली करके। काफ़ी लोग हैं, 25% लोग जा चुके हैं यहाँ से, विकास विहार, जैन नगर। आज यहाँ के MP सांसद साहब आए थे, चंदोलिया जी आए थे। और यहाँ जो है चंदोलिया जी BJP की सरकार है, सेंटर में BJP है, और यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अनिल झा। तो उन दोनों की आपस में वो हो गई कहा सुनी। वो बोल रहे कि मैंने काम करवा रहा हूँ, वो बोल रहे मैं काम करवा रहा हूँ। कोई भी काम कराओ, हमारे को तो कॉलोनी के में पानी निकलवाना चाहिए। पानी निकलवा पा रहे, पानी निकालने वाला कौन है? अफसर लोग निकलवाएंगे पानी, DDA, फ्लड वगैरह, MCD, यही का तो है। सरकार चेंज होती है, अफसर सरकारें चेंज होती है, नेता चेंज होते हैं, अफसर तो वही रहते हैं। सरकार तो 5 साल की होती है, अफसर तो हमेशा चलते हैं। उनको भी उन्होंने प्रेशर हटवा के आज डीजल, ये 3-4 जनरेटर चल रहे हैं, डीजल नहीं दिया, मना कर दिया, नहीं तो अब तक काफ़ी पानी निकल गया होता। ये कल शाम तक सूखा था बिल्कुल, यहाँ पानी नहीं था, उन्होंने डीजल देने से मना कर दिया। किसी प्रकार की कोई मदद आप लोगों को नहीं दी जा रही? कोई मदद नहीं है यहाँ, सब कुल जिंदगी बिल्कुल बेकार हो चुकी है। लोग अपने घरों से यहाँ पलायन करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। 20% लोग यहाँ से अपने मकान छोड़ के, कोई विकास विहार में रह रहा है, कोई जैन नगर में रह रहा है, कई सब यहाँ से जा रहे हैं धीरे धीरे करके। शाम को अगर आप 5 बजे के बाद अगर यहाँ से कॉलोनी में अगर आधी किलो दूध लेने जाओगे, यहाँ दूध नहीं मिलेगा आपको, दूध खत्म हो जाता है, क्योंकि दूध वाला की कोई गाड़ी की सप्लाई नहीं लेने आता। यहाँ से हमारे को 1.5 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ेगा, मुबारकपुर रोड पर, वहाँ से दूध लेके आना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो हॉस्पिटल जाना हो तो कैसे मैनेज? कोई टैक्सी वाला, ऑटो वाला, एम्बुलेंस वगैरह कुछ नहीं आती। यहाँ पे मेरा एक दोस्त रहता है पीछे, उसके मम्मी पापा दोनों पैरालाइज हो चुके हैं, कोई डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। उसने यहाँ से अपना सामान ले जाके पलायन करा, रानीखेड़ा में ले गया। उसके मम्मी पापा दोनों पैरालाइज थे, मनीष सिंधिन अंकल का लड़का, सबको पता है, मम्मी पापा दोनों पैरालाइज है। अब और पूरे परिवार में एक ही लड़का है कमाने वाला, वो अपने माँ बाप की सेवा करेगा या घर पे नौकरी करेगा। उसने यहाँ से उसका 50 गज का मकान 3 मंजिल खाली करके वहाँ रानीखेड़ा में किराए पे रह रहा है। यहाँ पे जो है 11 साल में जो है आज पहली बार यहाँ चंदोलिया MP साहब आए हैं, नहीं तो उससे पहले कोई सांसद नहीं आया। 11 साल? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ यहाँ 11 साल से BJP के सांसद हैं, लेकिन आज तक वो नहीं आए। आज तक कोई नहीं, आज पहली बार सांसद आया और इनका बहन जी का मकान यूँ बोल गया कि बहन जी तुमने इतना छोटा मकान कैसे बनाया? ये 15 साल हो गए, 11 साल से पहले, 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार भी थी, तुमने ऊंचा मकान क्यों नहीं बनाया? उसको ये नहीं पता कि 4 बार तो यहाँ रोड बन चुके हैं, और जब हम छोटे छोटे होते थे, जब इतना बड़े यहाँ पे इनका मकान इतना ऊंचा होता था, जब हमारी शादी हुई थी। तो सोचिए ये लोग कितने परेशान हैं और हताश नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। जल भराव बाहर तो है ही, उसके साथ ही लोगों के घर में गंदा पानी, बदबूदार पानी इस कदर भर गया है कि लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आपको हम अंदर लेकर चलते हैं और आंगन की, इनके घर के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से पानी भरने के बाद यहाँ लोग मजबूर हैं, लोग परेशान हैं, अपना घर छोड़ चुके हैं। ये देखिए, हम कैमरामैन से बोलेंगे जरा
पास में आइए और दिखाइए कि ये कैसे पानी भरा हुआ। यहाँ कभी लोग रहते थे, यहाँ लोग कभी इस घर में रहा करते थे। आज ये तस्वीर देखिए कि कैसे गंदी पानी और मच्छर, यहाँ पर सांप बिच्छू भी नजर आ रहा है। लोग परेशान हैं इस गंदी और बदबूदार पानी से। सोचिए कि अगर हम लोग आसपास से गुजरते हैं और गंदी स्मेल आती है, बदबू आती है, तो हम लोग नाक बंद कर लेते हैं। लेकिन यहाँ ये जो तस्वीर है, यहाँ ये बदबूदार पानी है, लोग इसमें कैसे रहेंगे? दूर तलक सिर्फ नजर आ रहा है पानी पानी। कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हो? यहाँ कैसे रह रहे हो? हम यहाँ से जब गए हैं, जब सांप आया इतना बड़ा, क्योंकि मेरे बच्चों को काट लेता, इसलिए हमने गीले पानी से अपने कपड़े बिस्तरे निकाले हैं। जबकि पानी पूरा 7-7 फुट इसमें आ गया। ये 11 फुट का कमरा था, आज 4 फुट का रह गया जी, जब मेरी शादी हुई थी। तो इसके बावजूद भी देखो 2 जीने बचे हैं हमारे। सारा हमारा घर धीरे धीरे डूबता ही जा रहा है। 2 बार मैंने भराव कर लिया, उसके बावजूद भी यहाँ पानी बंद ही नहीं हो रहा ना, क्योंकि अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम इसको ठीक करवा सकें। मेरा हस्बैंड ये रिक्शा चलाता है, देखो ये रिक्शा चलाता है। 2 मेरी बेटियाँ, ये मेरे डैडी हैं, ये भी बुढ़े हैं, ये भी कोई काम नहीं कर सकते। हमारा गुजारा इतना मुश्किल हो रहा है ना, हम दुखी हो गए। मैं हॉस्पिटल में जॉब करती थी, वो भी मेरी छूट गई, क्योंकि डेली लेट जाना। घर की स्थिति से हम घर का काम नहीं कर पा रहे, यहाँ से निकल नहीं पा रहे। उधर इतना कीचड़ है कि जैसे हमें गाड़ी भी मिलना नामुमकिन है। हम बसों में भी नहीं जा सकते, जहाँ आस-पास कोई बस भी नहीं है, ना कोई हमारे जाने आने का रास्ता सेफ है कि हम किसी गाड़ी के लिफ्ट लेके जा सके। लिफ्ट भी नहीं मिलती, क्योंकि जो लिफ्ट देता वो डरता है, कहता है मैं नहीं बिठाऊंगा, मेरा चक्का इसमें धस जाएगा तो मैं कैसे निकलूंगा, तुम भी गिरोगी मैं भी गिरूँ। फिर हम पैदल जाते हैं तो पैरों की हड्डियाँ टूटी। मेरे पति के अभी एक्सीडेंट हो गया, इसी कीचड़ में उनकी हड्डी टूट गई पैर की। तो ये निकालने के लिए कोई बंदोबस्त किया गया? कुछ नहीं। ये देखो पंप हमने लगा रखा मोटर का, ये देखो अंदर पंप लगा हुआ है। ये इससे इस पंप से हम बाहर पानी निकालते हैं। ये देखो ये छोटा सा पंप है। हाँ, ये हमने ही लगाया, ये हमने लगाया। और जितने भी मिट्टी डालते हैं सब गरीब लोग हैं, इस जनता इस गली में सब अपने अपने पैसों से अपने अपने घरों में भराव करते हैं, मिट्टी डालते हैं। इसमें भी हम अब तक कोई अधिकारी या फिर कोई मंत्री, कोई विधायक आप लोगों के लिए कुछ करने नहीं आया? नहीं मैम, कोई मंत्री नहीं आ रहा। कल आए थे अनिल झा, वो बोल के गए हैं कि मैं आता हूँ, लेकिन मैंने उसके मुँह पे बोला कि आप कब आते हो? अब अगर आते हो तो महीने में 6 महीने में इस कच्ची कॉलोनी में आना चाहिए, समाधान दो हमें। तो इससे बावजूद वो मेरी बात सुने बिना ही काटे बिना आगे चलेगी। हम लोग इन नेताओं से ना बहुत दुखी हो गए हैं। ये नेता जब भी जाते हैं झूठ मार के चले जाते हैं, झूठ मारने के सिवा इनको कोई काम नहीं नेताजी को। वो वोटें मांगते हैं आगे, हाथ जोड़ते हैं हमारे आगे। जब हम इनको बोलते हैं जाके तो कोई काम करने को तैयार नहीं है। बताओ इन नेताओं को क्या करें हम लोग? अब तो यही हो सकता है कि कोई भी नेता हमारे यहाँ पे आए तो उसको जूते मारने चाहिए, भाग जा जहाँ से, हमने तेरे को वोट दें। जहाँ से हमारा काम कर, पहले काम करेगा तो फिर वोट देंगे तेरे को। ये नेता जी ने बहुत दुखी कर रखा है नेता लोगों ने। कांग्रेस के भी नेता आए थे और मंत्री भी आए हुए थे, सांसद यहाँ पर मैंने सुना है। अभी कह रहा है हमारे को आके, पर तू तो सांसद बन गया वोट लेके, है हम गरीब आदमी कहाँ जाए? हमारी भी तो कुछ मदद करना। कह रहा नीची कॉलोनी है, तूने मकान ले लिया और तू ऊँचे में बैठा हुआ तो हमारे को मदद कर दे हमारी कोई। ये चंदौलिया साहब ऐसा ही जो बने हुए हैं, जो अपने विधायक बने हुए हैं, वो सांसद बने हुए हैं, ये ऐसी बात करने वाली है उनको कि यहाँ पे घर क्यों ले लिया? पर जब उस टाइम हमारे को अच्छा लगा, ये 2004 में मैंने लिया था, 2004 में ये घर लिया मैंने। 2004 से आप यहाँ पर रह रहे हैं? 2004 से हम लोग। और ये हालत कब से? ये हालत 2 साल से हो रही है। 2 साल से ऐसी हालत बनी हुई है? वो जोड़ था पीछे, ये इन्होंने कूड़ा डाला ना पीछे, उसका पानी सारा इधर आ रहा है। और उधर भी जोड़ है, उनका भी पानी इधर आ रहा है, वो भी कूड़ा डाल रहे हैं, पानी सारा कॉलोनी में आ रहा है। आप देखो वो पंप बाहर लगाए हुए हैं इन्होंने, और यहाँ पर ज़रूरत नहीं है पंप लगाने की, वहाँ लगा रखी है। और यहाँ देखो गली भरी हुई है, लोगों के घर पानी भरे हुए हैं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, पंप बंद पड़ा हुआ है। बुजुर्ग हैं, परेशान हैं, हताश है, क्योंकि इनका घर जो है वो डूब रहा है। ये लोग घर छोड़कर किराए के मकान पर रहने को मजबूर है। तो इनके चेहरे पर इनकी बेबसी साफ झलक रही है कि ये कितने परेशान हैं और लगातार मांग कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। बावजूद उसकी कोई भी सुनवाई अब तक नहीं हुई है, ना कोई प्रशासन, ना कोई विभागीय अधिकारी और ना ही किसी सांसद या विधायक की तरफ से अभी तक इन लोगों को कोई भी समस्या का समाधान मिला है और ना ही कोई निवारण दिया गया है। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, इन्हीं का घर है। ये बच्चे छोटे छोटे हैं और अभी अपना घर छोड़कर ये किसी और के घर में रह रहे हैं। इनसे भी हम जानते हैं कि क्या ये बच्चे
स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, या फिर किसी तरह की कोई अगर इमरजेंसी हो गई तो घर से बाहर कैसे निकलते हैं? यहाँ से कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? बहुत मुश्किल होती है यहाँ से निकलने में। स्कूल वाले हम पे प्रेशर डालते हैं कि स्कूल आओ, पेपर आने वाले, हम इतना मजबूर हैं, हम जा नहीं पाते। इतना कूड़ा कबाड़ा है ना इस कॉलोनी में, हमारा मन नहीं करता। और हमें मैम मजबूर करते हैं स्कूल आओ क्योंकि पेपर आने वाले हैं। मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ, ठीक है, और इतनी मुश्किल होती है हमें यहाँ से जाने में। कोई सुविधा नहीं है, कोई रिक्शे वाला नहीं आता डर के मारे, क्योंकि मेरे पापा भी रिक्शा चलाते हैं, बार बार पलट जाता है। कितनी बार हमारे चोटें लगी हैं। सरकार को हमारी बात समझ ही नहीं आती कभी। हम कैसे बढ़ेंगे आगे, कैसे बढ़ेंगे? इन्हें कभी समझ ही नहीं आएगी हमारी बातें, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? बस पूछ रही हूँ मैं सरकार से ये बात, आप बताइए कैसे बढ़ेंगे हम आगे? मेरा इतना मन है पढ़ने का। रोते नहीं है बेटा, आप बताओ। रोते नहीं है, कैसे पढ़ेंगे हम आगे? पढ़ेंगे बेटा। 8th क्लास में हूँ मैं, मैम प्रेशर डाल रही है, आओ स्कूल आओ। कैसे आऊँ मैं? पैर गंदे हो जाते हैं, पैरों में इतनी एलर्जी हो जाती है, जा भी नहीं पाते हम स्कूल। मेरी बेटी कल भी इतनी मुश्किल होती है जाने में। अभी हम बहुत इतनी बहुत रोज पलट जाता है, ना कमाई होती है ना हम जा पाते हैं स्कूल। रोज इसका पलट जाते थे पापा का। दुखी हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। कृपा करके मुख्यमंत्री को ये तो बता दो कि जो लोग गरीब रह रहे हैं उनकी सहायता तो करो आके। और पानी भी भरा है बहुत ज़्यादा, जाने आने का रास्ता भी नहीं है। और सांप मतलब गली में आया था, अगर किसी को काट लेता तो उसकी जिम्मेदार कौन होता? इसलिए फिर बोलो ना मुख्यमंत्री को कि आके देखे हमें और हमारी बात सुने, भागे नहीं। जैसे हमारी न्यूज़ वाले हमारी बात सुनते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है, इनको भी हमारी ऐसे ही बात सुन रही है। और हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो न्यूज़ वाले आके हमारी बात सुनते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी मैडम। न्यूज़ इंडिया आप लोगों के साथ है और ये न्यूज़ इंडिया की मुहिम है। जब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक इन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक न्यूज़ इंडिया इन लोगों के साथ है। किरारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये शर्मा कॉलोनी है जहां पर लोग काफ़ी परेशान हैं। इनके घरों में जल जमाव है और ये अपना घर छोड़कर किराए के मकान में रहने को मजबूर है। और इसी को लेकर हम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और यहाँ से हम आपको ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे कि किस कदर या तो सरकार बड़ी बड़ी दावे करती है और बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां करता है। यहाँ सरकार तो आ जाती है ढक्कन खुलवाने। देखो मैडम, ढक्कन खुलाती है, हमारे जो बर्तनों में पानी होता है ना उसको बोलते हैं इसको गिरा दो, कूलरों में से पानी गिराओ, टायरों में से पानी गिराओ। तो जो हमारे घरों में पानी उसको क्या करेंगे ये बताओ? मुझे ये सरकार से पूछना, मुख्यमंत्री जी से पूछना कि जो हमारे घरों में पानी है इसको हम कहाँ फेंके? आप पूछिए ना, हम इसीलिए तो आपके पास आए हैं ताकि आप पूछिए, हम आपकी आवाज बने। बोलते हैं कि जो तुम्हारे अगर कूलर में पानी है ना। मैंने पेपर मांगे थे, मैंने पेपर दिखाओ कहाँ है। दूसरा बंदा कोई खड़ा हुआ था, उनने कागज आंख मारी मेरे को कि भाई शांत खड़ा रहा। मैं खुद बोल रहा हूँ, अनिल झा की बात है ये, कल की बात है, परसों की है। हाँ, पेपर मांगे मैंने, पेपर दिखाओ कहाँ है। उनने दूसरा बंदा उसका भाई तुम साइड में, उन्हें इशारा करा शांत रहो 1 मिनट, मुंह बंद करा दिया गया। हाँ, तो आपने पूछा नहीं कि क्यों? और भी बंदे थे यहाँ का, अगर कोई बंदा होता, पीछे की बात है इसके, वो इधर नहीं आया, पीछे के पीछे निकल के गया है। मैंने ताली भी बजाई, मैं ये नेता अपने भाषण दे के जा रहा है ये। वाह नेताजी, एक तो आप समस्या का समाधान भी नहीं करेंगे और यदि कोई लाचार व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, समस्या बता रहे हैं, तो आप उसका समाधान भी नहीं करेंगे। अपनी बात बता रहा हूँ मैं, पेपर मैंने दिखाओ, क्या इतना खर्चा दिखाओ तो सही। उन्होंने पेपर दिखाया, उन्होंने तुरंत हाथ में से छीन लिए। दूसरा बंदा बोला भाई 1 मिनट आप शांत रहो। मैं फिर साइड में खड़ा हो गया। फिर मैं पता क्या करूँ मैं? वो कहता है कि इतनी कॉलोनी के अंदर खर्चा, क्या खर्चा कर दिया, कहाँ पे खर्चा हुआ है? 8 करोड़ रुपए मांग रहा है, किस चक्कर में मांग रहा है 8 करोड़ रुपए, ये बताओ। मेरे साथ में खड़ा हुआ कल जो पेपर की बात हुई थी वही तो हुई थी, पेपर दिखाए नहीं, बिल्कुल भी दिखाए नहीं थे, हाथ ही नहीं लगान दिया। वो सारे पेपर अपने लेके अलग कर दिए उन्होंने। पेपर मांग रहे, कोई पेपर देने राजी नहीं हो रहा है और बोला कि 8 करोड़ रुपए चाहिए। जब इस कॉलोनी सुविधा होगी 8 करोड़ रुपए, 8 से 9 करोड़ रुपए मांग रहा है, जब जाएगी सुविधा करेगा यहाँ इस कॉलोनी की। आप लोग को जब अपने घर जाना होता है तो आप लोग कैसे जाते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ हर जगह कूड़ा दिख रहा है, कचरा दिख रहा है, पानी नज़र आ रहा है, तो आप लोग यहाँ से कैसे अपने घर तक पहुँचते हो? मैडम बाइक से जाते हैं, स्कूटी से जाते हैं, लेकिन मतलब समस्या तो है ही,
पर उसका कुछ समाधान हमें नहीं दिखाई दे रहा कि उसका समस्या का समाधान कैसे होगा। ये समस्या कब से है? ये समस्या यहाँ पे ना, ये कम से कम 15 साल हो गए इस समस्या को, लेकिन अब ज़्यादा हो गई। 15 साल में आप लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं की, कोई शिकायत नहीं की? मैडम हम शिकायत किसको करें? पहली बात, यहाँ पे ज़्यादातर लोग काम करने वाले, काम धंधे वाले, गरीब तबके का लोग रहता है जो ज़्यादा आवाज़ उठा नहीं पाते हैं यहाँ पे। मेन बात यहाँ पे ये भी है। गरीब तबके के लोग क्या वोट नहीं देते हैं? क्या आप लोग वोट नहीं देते हैं? आप लोग जनता नहीं है? मैडम वोट देते पर एमएलए नहीं सुनते ना। हमारे यहाँ पे कोई भी एमएलए काम करके राजी नहीं है। मेन समस्या ये है। ये जो हम जहाँ तक देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कूड़ा ही नजर आ रहा है। हम अपने कैमरामैन से भी गुजारिश करेंगे कि एक बारी आप दिखाइए, दूर तलक आप दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर जहाँ तक हमारी नजरें जा रही है वहाँ कूड़ा ही नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं कि उनकी शिकायतें नहीं सुनी जाती है। और भी हमारे साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। मैडम क्या बताएं, यहाँ पर रोज़ हम आना जाना क्या पानी में से ही निकलते हैं, पानी में ही आते हैं। सुबह नहा के भी जाएंगे तो कैसे, कितना वो इंसान यहाँ तक घुटने तक पानी रोज़ भरता है हमारा। हमारे घर के आगे 2 घर छोड़ के पूरा परिवार छोड़ के चला गया यहाँ से। अपना मकान होने के बाद भी वो कहीं और जाके किराए पर रह रहा है, क्या फ़ायदा। हमारे ज़मीन के नीचे हम नीचे वाला फ्लोर तो हमारा ख़त्म है, हम पानी भरा हुआ मैडम। हमारे नीचे कुछ नहीं है, घुटने सारे में पानी भरा हुआ है। हम ऊपर वाले में शिफ्ट हो रखे हैं। हमारी 6 लोगों की फैमिली है। हम नीचे और ऊपर रहते थे अपने डिवाइड करके, अब 6 लोग एक ही 2 कमरे में रहते हैं। किचन भी वही, बाथरूम भी वही, सब कुछ वही, उतने में ही अपना रहते हैं। कहाँ से जाएं? जल भराव के कारण लोग बहुत परेशान हैं। स्थानीय लोग, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपना घर छोड़कर कहाँ जाए और किस तरह से यहाँ पर अपना जीवन यापन करे, लेकिन जैसे तैसे मैनेज तो कर ही रहे हैं। हमें यहाँ पर एक अम्मा मिली हैं जो परेशान है, बीमार हैं और इन्हें इन्फेक्शन भी लग गया है क्योंकि ये गंदा और बदबूदार पानी है और इसकी वजह से इन्हें इन्फेक्शन लग गया है। ये बीमार पड़ गई हैं। और अम्मा, कैसे आप लोग मैनेज बहुत परेशान, बहुत बेकार बेटा, मैं तो बहुत परेशान हूँ। उठा के बालक ले जाते हैं, मोपा कांदे करो, चलो ना जाते। मैं तो शुगर की मरीज हूँ। शिकायत नहीं करते आप लोग? अब कौन तुम कर कुछ शिकायत तो बहुत करता है, कौन सुनती है हमारी? कोई ना सुनती बेटा। कोई आया अभी तक सुनने के लिए, सूद लेने के लिए? नहीं, कोई ना आयो। आवत है लेकर जाता है, नो करके हमको कौन पूछा तो कोई ना पूछे रहो। आपने पूछे तो रही के यहाँ ठाड़ी है, जाओ देख लो। कोई ना पूछा तो कोई ना। नहीं रोइए मत, आप परेशान मत होइए। हम लगातार आप लोगों की आवाज़ बनकर खड़े हैं और न्यूज़ इंडिया आप लोगों के साथ है। और तब तक जब तक आप लोगों के यहाँ से ये पानी और जो भी समस्याएं हैं इसको दूर नहीं कर दिया जाता है। बेटा और छोटे छोटे बच्चा मैंने बवाना छोड़ रखे, चले गए हैं कांधे में, कांध करें। स्कूल को बच्चा जाता है, नौकरी में पानी में है के बीमार हो जाता है कोई तो अस्पताल कैसे जाते हैं? यहाँ तो मैं देख रही हूँ कि सार्वजनिक कोई गाड़ी भी नहीं आ सकती है। नहीं, कोई नहीं बेटा। आप रोइए मत, आप परेशान मत होइए, बिल्कुल आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं। और जो समस्याएं हैं यहाँ पे जो हम लोग देख पा रहे हैं, तो हम लोग आप ही के लिए यहाँ पर आए हैं, आप लोगों के लिए ही हम लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोग की आवाज़ बनने हम लोग आए हैं। आप लोग परेशान मत होइए बेटा। लोग परेशान हैं। और यहाँ हम एक बुजुर्ग बाबा मिले हैं जो बीमार पड़ चुके हैं। हाँ, बीमार जब से पानी आया हुआ, जब से बीमार पड़े। हाँ, क्या करें? न कुएं जाने के, न आने के, न लेकर हो जाए पानी में, क्या करें? बहुत परेशान। लोग घरों में कैद हो गए हैं। आप बीमार हैं, अपनी दवाइयाँ वगैरह लेने के लिए कैसे मैनेज करते हैं, कैसे निकलते हैं? क्योंकि पानी भरा हुआ है। ना जाया जात, लेकर ही ना जात, लेकर ना जात जहाँ एक, क्या करें? बहुत परेशान है। हाँ, ये हालत कब से है यहाँ पे? ये हालत कब से बनी हुई है? बहुत दिन है गई। हाँ, जब तक ये सब में मलबा परवाया, जब तक पानी पानी पानी।
हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग यहाँ मौजूद हैं जिनके घरों में पानी भर गया है और ये बहुत परेशान है। इनसे बातचीत हम करते हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये जीवन यापन कर रहे हैं, अपना इस नारकीय ज़िंदगी जो जी रहे हैं यहाँ इस जलभराव में, इस बदबूदार पानी में क्या झेल रहे हैं ये और कब से ये हालात है, समझने की इनसे कोशिश करते हैं। कब से आप लोग ये झेल रहे हैं? जी अभी तो ये हफ्ते भर से हो गया, 10-12 दिन से ज़्यादा हो गया है। बाकी पानी हमेशा रहता है यहाँ पे। पिछले साल बारिश हुई थी तो अभी यहाँ पानी भर गया था, लेकिन बारिश भी बंद हो गई तो ठीक हो गया था। लेकिन अभी कूड़ा डाल रहे हैं ना, बाईपास से लाकर वहाँ से लाकर सारा कूड़ा डाल रहे हैं। डीडी की ज़मीन है तो उसकी वजह से सारा पानी कॉलोनी में घरों में घुस गया है और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं लोग। ऐसे जूते पहन के जाने पड़ा, काम पे जाना मुश्किल हो रहा है, बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल हो रहा है, कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती, कोई कुछ नहीं आ सकता और बीमारी का घर हो रहा है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हमने ये खाली करना पड़ गया हमारा ये। हमारा चलो भगवान ने वहाँ पर मम्मी वहाँ पर शिफ्ट कर दी, हमने यहाँ पर रह नहीं पा रही है इसलिए मम्मी को वहाँ शिफ्ट करना पड़ा। और बहुत से लोग तो ऐसे जिनका एक ही घर है, एक ही मंजिल बना हुआ है, वो लोगों के दूसरों के घर में रहने मजबूर हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये कब तक ऐसा? ये अब ये तो पता नहीं, ये तो सिस्टम बताएगा कब तक रहेगा, हम क्या बता सकते हैं। कभी कांग्रेस वाले आ रहे हैं, कभी बीजेपी वाले आ रहे हैं, कभी आम आदमी वाले आ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन काम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि कब तक वो ठीक हो जाएगा। ये दफ्तर कैसे जाते हैं? मैम बताता रहा है, जूते पहन के हमें जाना पड़ता है। अगर बाई चांस ये भी नहीं मिले तो फिर हम तो रह जाते हैं कहीं पे काम पे जाने के लिए, कहीं भी काम पर नहीं आ पाते। तो मैं वहाँ तक जाऊँगा, मेरे साथ मेरा भतीजा, मेरी वाइफ, कोई भी जाएगा, वो एक जोड़ी जूते लेके जाएगा स्पेशल, फिर वहाँ जाके चेंज करूँगा, फिर वो वापस लेके आएंगे। ऐसा करना पड़ता है सुबह भी और शाम भी, सुबह और शाम दोनों टाइम। ये देखो हमारा घर, देखो एक बार घर देखो हमारा, देखो घर एक बार आ जाओ। दिखाइए सर अंदर कितना पानी भरा हुआ है अंदर। ये तस्वीर देखिए, ये घर है जहाँ पर कभी लोग रहते थे, ये इनका बेडरूम है, हॉल है, ये यहाँ पर लोग रहते थे। लेकिन आज ये देखिए, ये तस्वीर देखिए कि यहाँ बदबूदार और गंदा पानी भरा हुआ है। आप खड़े हो यहाँ पर, आपको कैसा फील हो रहा है बताइए? सामान कहाँ है? सामान हमारा कुछ इधर रखा है, कुछ बाहर रखा है और कुछ ऊपर शिफ्ट करके एडजस्टमेंट करके जी रहे हैं। क्या करें, कहाँ जाएं? उसको भी हम घर छोड़ आए। कब डिलीवरी का टाइम हो जाए, अब अगर ऐसे टाइम पे इमरजेंसी कहीं जाना पड़ जाए तो उसको कौन संभालेगा? इमरजेंसी दिन रात कभी जाना पड़ जाए। यहाँ पे तो रैपिडो ओला बुक करो तो आती ही नहीं है पानी की वजह से। सब मना करते हैं कि भाई हम नहीं आ सकते यहाँ पे। आपके सामने लाइव देख लो। अभी पानी के चक्कर में हमारे पूरे मकान के इतना पैसा लगाया हमने, सारे मकान का सीलन आ रखी है, यहाँ चारों तरफ पूरे मकान मतलब ऐसा हो रखा है किसका भरोसा, मकान का ही भरोसा नहीं पानी की वजह से, कभी गिर जाए। और तो और अब आप सुनिए कि हमें कहीं जाना होता है तो हमारे पास कुछ नहीं, तो चलो हमने ओला उबर कर लिया, रैपिडो कर लिया, लेकिन यहाँ ओला उबर रैपिडो भी काम नहीं कर रहा है। तो सोचिए कि इनकी ज़िंदगी कैसे कट रही है यहाँ पे। आपको भरोसा नहीं है ना, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से ओला उबर देखिए, 343 भी दिखा रहा है। ये लगातार यहाँ से ओला उबर कर रहे हैं, लगातार यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से कर लिया जाए, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग यहाँ पर कितने परेशान हैं और इनकी ज़िंदगी कैसी कट रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे थे, ये सिर्फ एक देश की राजधानी की तस्वीर नहीं है, एक कॉलोनी की तस्वीर नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में नाकाम सिस्टम की ये पोल खोलती तस्वीर है। यहाँ लोग परेशान हैं, लोगों की समस्याएं नहीं सुनी जा रही है, ना ही कोई मंत्री, ना ही कोई विधायक, ना ही कोई सांसद यहाँ इनकी सूद लेने आ रहे हैं और ना ही अब तक इन्हें कोई भी मदद दी जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने परेशान हैं और इनकी ये परेशानी, ये नारकीय ज़िंदगी न जाने कब तक चलेगी, क्योंकि पिछले 6 से 7 महीने से ये ऐसे ही जीवन यापन कर रहे हैं और इनकी लाइफस्टाइल जो है ये ऐसी ही है, प्रभावित हो रही है। लोग परेशान हैं, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं, बुजुर्ग बीमार हैं, लोगों को इन्फेक्शन हो गया है, जो लोग बीमार हैं वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालात इस कदर है, लेकिन जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। कोई भी इस पर सुनवाई नहीं की जा रही है, ना PWD और ना ही कोई विभागीय अधिकारी या फिर ना ही कोई विधायक सांसद की तरफ से अब तक कोई आश्वासन इन्हें मिल पाया है। इसकी वजह से ये कुछ ज़्यादा ही परेशान है। लेकिन अब देखना होगा, सवाल यही है, न्यूज़ इंडिया भी ये सवाल करता है और इन स्थानीय लोगों का भी एक ही सवाल है कि इस नारकीय जिंदगी से इन्हें कब निजात मिलेगा और कब सुनवाई होगी। न्यूज़ इंडिया कैमरामैन मनोज के साथ मैं नैना।